बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी निहायत सबक आमोज और दिल को छू जाने वाली है। एक ऐसी लड़की जो दिल की बहुत अच्छी और नेक फितरत थी। जब उसकी शादी हुई तो विश्मा, विश्मा, अरे विश्मा बेटा, दीवार पार से उसके नाम की तवातुर से पुकार आ रही थी। बेटा सुनती हो? अजरा हाला मुझे बुला रही है, मैं देखती हूँ जरा। नमकीन लस्सी का बड़ा सा घूंट भरते हुए विश्मा ने कहा, फिर दस्तरखान से उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ, आराम से खाना खाओ। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, इस औरत को हर वक्त कुछ न कुछ मांगने की हाजत रहती है। उसे खाने से हाथ खींचता देकर युसरा भाभी ने नागवारी से कहा, भाभी, हो सकता है वाकई हाल अजरा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई बात कहनी हो। मुझे सुन तो लेना चाहिए। नरमी से कहते हुए विश्मा बाहर आ गई। अंदर रूम कूलर के यह नीम तारीक माहौल से निकलकर एकदम चिलचिलाती तेज धूप में आने से उसकी आंखों के सामने लम्हा भर को अंधेरा छाया। असरा हल्ला दीवार की दूसरी तरफ से सर निकाली उनकी तरफ बाजू लटकाए मुंतजिर खड़ी थी। उसे देखकर प्यार से बोली, विश्मा बेटा, जरा एक दो प्याज तो देना। जोहेब दफ्तर से वापस लौटा, अभी खाना पकाना है उसके लिए। वो सर हिलाकर किचन में आ गई, टोकरी से तीन चार बड़ी बड़ी प्याज उठाई और सुकून से अजरा हाला के हाथों में थमा दी। अल्लाह भला करे तुम्हारा नसीब, अच्छी हो तुम्हारे हाला जान। हाल तुम्हारे हालू जान सौदा लाएंगी तो मैं तुम्हारे प्याज वापस कर दूंगी। हाला अजरा के लहजे में आयजी और प्यार बदरजा तब मौजूद थे। कोई बात नहीं हाला, आराम से कहती वो अंदर आ गई। धूप उसके चेहरे को जलाने लगी थी। क्या मांग रही थी तुम्हारी अजरा हाला? खैर से चावल की प्लेट में रायता निकालते हुए युसरा ने तंजिया पूछा। प्याज की जरूरत थी सालन पकाने के लिए, सादगी से कहते हुए उसने अपनी बची हुई रोटी हाथ पाट से निकालकर खाना शुरू कर दी। जहर लगती है मुझे ये औरत, हर वक्त देखो हाथ फैलाए खड़ी रहती है। कभी प्याज और कभी चीनी, कुछ न कुछ कम पड़ जाता है उनके घर में। बंदा पूछे अफराद कितने हैं? मियाँ की पेंशन, बेटे की हर माह तगड़ी तनख्वाह, खुद ये टोटल 3 अफराद। तुमसे आसानी से चीज़ें बटोर लेती है, वरना घर की दीवारें तो दूसरे पड़ोसियों के साथ भी मिली हुई हैं। इधर तो नहीं झांकती। पता है ना, इनकार हो जाना है। चावल की प्लेट साफ करते युसरा सख्त गुस्से से बोल रही थी। और वापस कब करेंगी प्याज, ये तो बताया होगा। तेज नजरों से उसके झुके सर को देखते हुए युसरा ने फिर पूछा, भाभी, तीन चार प्याज का क्या वापस करना? सादगी से कहते हुए विश्मा ने दस्तरखान लपेटना शुरू कर दिया। तीन चार प्याज सिर्फ एक वक्त के सालन के लिए। भाभी, युसरा हलक के बल ही दिल चाहा कि जोरदार थप्पड़ विश्मा के मुंह पर मार के बाहर धूप में खड़ा कर दे, जिसने अपनी फ्याज और मेहरबान फितरत से तंग कर रखा था। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया। खो गए सपनों में हम। दीवार पार से ऊंचे सुरों में म्यूजिक बज रहा था। वो लगता है हाल अजरा के लाडले फजन घर पर बराजमान है। सुरहेंटों के फर्श पर बुर्श फेरते हुए विश्मा ने दिल में सोचा, हाला अजरा का इकलौता बेटा बैंक में किसी अच्छी पोस्ट पर था, मौसीकी का दिलदादा और खाने पीने का शौकीन। 1 साल की हमसायगी में विश्मा इतना तो जान चुकी थी। विश्मा बाजी, अम्मी कह रही हैं वाटर पाइप दे दी, पौधों को पानी देना है। सामने वालों का शिराज उसके सामने खड़ा अर्जी पेश कर रहा था। अरे चंदा, मैं ले आती हूँ। प्यार से बोलते हुए विश्मा ने ब्रश रखकर स्टोर का रुख करना चाहा, मगर युसरा की कड़कदार आवाज ने रुक जाने पर मजबूर कर दिया, जो बाल्टी से धुले कपड़े निकालकर जोर जोर से झटकती तार पर डाल रही थी। कोई पाइप वाइप नहीं है हमारे पास, पिछली बार भी तुम लोग ले गए थे, जगह जगह से कट लग गए हैं पाइप पे। जब दूसरों की चीजें एहतियात से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मांगने क्यों आते हो? चलो भागो यहाँ से, गुस्से से बोलते हुए शिराज को दुपट कर बाहर का रुख दिखाया। और तुम अपनी मेहरबानियों का दायरा अपने तक महदूद रखा करो, हर वक्त बीबी दरिया दिल न बना करो। जगह जगह टेप लगाई थी, फिर पाइप कुछ गुजारे लायक हुआ। चली हैं फिर से सहावत के दरिया बहाने। आपके तोपों का रुख विश्मा की जानिब हुआ। भाभी, पाइप पे कट यास्मीन आंटी ने नहीं लगाए थे, उन्हें क्यों इनकार कर रही हैं? वो तो इमरान भाई का जब मकान बन रहा था वहां से पाइप खराब होकर आया था। उसने युसरा को कुछ याद दिलाने की कोशिश की। खराब कहाँ, वहां से तो छोटा होकर आया था। बेईमान लोगों ने आधा टुकड़ा काट कर पास रख लिया था। युसरा जलकर भूली, इमरान भाई भी उन्हीं की गली के रहायश पजीर थे। अपने मकान की तामीर में राहील भाई से पाइप मांग कर ले गए थे, जो उन्होंने युसरा की हजार हाँ ताकीद सुनने के बाद इमरान के हवाले किया था। क्या भाई क्या बहन, दोनों घर के जिया के दर पे हैं। बात शोहर की थी। युसरा गुस्से से बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। विश्मा ने गली में झांक कर देखा तो सामने शिराज दूसरे नॉर्मल लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसने धीमी आवाज में शिराज को बुलाया, शहरी, इधर आओ।
پھر رول کیا ہوا پائپ اس کے حوالے کر دیا۔ دروازہ بند کر کے سکون کی سانس لی۔ کوئی اس کے گھر مانگنے آتا اور پھر خالی ہاتھ واپس جاتا، بھلا ایسی صورت میں وہ سکون بھری سانس لے سکتی تھی کیا؟ وہ رحمت الہی اور نسیم فاطمہ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، جو اپنی سخاوت، ہمدردی اور فیاض فطرت کے باعث محلے بھر میں عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ مرحوم رحمت الہی حد درجہ مہمان نواز اور فراخ دل انسان تھے۔ اپنی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ ان کی بیٹھک میں کسی مہمان کی ضیافت نہ کی گئی ہو۔ دوست محلے در اپنے پرائے سبھی ان کی بیٹھک میں جمع ہوتے، چائے کا دور چلتا اور تازہ ترین صورتحال پر گرما گرم بحث چلتی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو دسترخوان بیچ جاتا، ورنہ تو چائے، لسی، ستو، سکنجبین کا دور چلتا رہتا تھا۔ نفاست اور سلیقے سے سجی بیٹھک میں چلتا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی ہزارہا دلچسپیاں اپنے اندر سموئے ہوئے رہتا تھا، اور ادھر نسیم فاطمہ، جو خدا ترسی، دریا دلی اور حسن سلوک میں اپنے شور سے بھی دو ہاتھ آگے تھی، روزمرہ برتنے کی چیزوں سے لے کر سلائی مشین جیسی چیز بھی کوئی آرتن مانگنے آتا تو بلا تردد حوالے کر دیتی۔ محلے میں رات کے کسی بھی پہر کسی بچے کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا تو نسیم فاطمہ سے ضرور دعا مل جاتی تھی۔ ماسی بہتاور کی بہو حاملہ یا گھر بھر کے کپڑے ہاتھ سے دھوتے دھوتے اس کی کمر ٹوٹنے لگتی تو نسیم فاطمہ سے مشورہ دیتی کہ واشنگ مشین اٹھا کر لے جانا تو ممکن نہیں تھا، ہاں اپنا گٹھر یہاں لے آؤ، اور واشنگ مشین میں آرام سے سارے کپڑے دھل جاتے۔ رات کے آخری پہر رشید درسی کے یہاں بچہ جنم لیتا تو نومولود کو شاید چٹانے کے لیے قدم خود بہت رحمت اللہ کے دروازے پر رکتے تھے۔ ہر کسی کے کام آنا ان میاں بیوی کا شیوا تھا، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے اس گھر کی شان تھی۔ بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کے صحن میں کھلتا تھا، جب بھی کوئی مہمان آتا تو رحمت الہی گھر کی سمت والے دروازے کو کنڈے لگا لیتے، اور ادھر نسیم فاطمہ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیتی، پھر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجا کر وشما کے ہاتھ بیٹھک میں بھجواتی۔ ابا چائے تیار ہے؟ ننھی وشما کی آواز سن کر ابا دھیرے سے دروازہ کھول کر ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لیتے۔ اسے ستمبر کی وہ ڈھلتی شام اچھی طرح یاد تھی، جب اماں کی ایک سہیلی خالہ پروین کافی دور سے ان سے ملنے آئی، ساتھ میں 7 سالہ ان کی بیٹی بھی تھی۔ وشما کی ہم عمر دن بھر ساتھ میں کھیلتے وقت سبرینا کو وشما کی سائیکل بہت پسند آ گئی تھی، جس پر سارا دن دونوں نے باری باری سواری کی تھی۔ صورتحال کھمبیر تھی جب سبرینا سائیکل کو ساتھ لے جانے پر مصر تھی، اور وشما کسی صورت سائیکل نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ خالہ پروین نے بیٹی کو بتیرا سمجھایا، مگر بے سود۔ سبرینا کا دل بائسیکل پر بری طرح آ چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ سائیکل لے جاؤ، ہم وشما کو اور سائیکل لا دیں گے۔ نسیم فاطمہ نے کمال شفقت سے سائیکل سبرینا کو تھما دی۔ بچے کا رونا مچلنا ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اماں، آپ نے میری سائیکل سبرینا کو کیوں دے دی؟ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے یہ سائیکل بہت پسند ہے، راحیل بھیا لاہور سے میرے لیے لائے تھے۔ بولتے ہوئے وشما کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ میری گڑیا، تمہارے پاس کھیلنے کو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نا، تمہیں اور سائیکل لا دیں گے تمہارے ابا۔ کسی غریب کی بچی کو مایوس کرنا اچھی بات تو نہیں تھی، اماں نے محبت سے بولتے اسے بازو میں بھر لیا۔ مگر نئی سائیکل اس جیسی تو نہ ہوگی نا، وہ تو لاہور سے بھیا خاص طور پر میرے لیے لائے تھے، وہ بھیگی آواز میں نروٹھے پن سے بولی تھی۔ سائیکل چھن جانے کا غم اسے ٹھیک طرح سے کھانے اور پڑھنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھو وشما، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں ہمیں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جن کے پاس کچھ کمی یا تنگی ہو۔ تمہاری پروین خالہ بے حد غریب ہے، ان کے شوہر کی ٹانگ ایک حادثے میں ٹوٹ گئی ہے، گھر میں پیٹ بھر کر کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ تمہارے ابا سے کہہ کر شہر کے کسی مہیر شخص سے ماہانہ وظیفہ لگوا دوں۔ سوچو تمہارے پاس کتنا کچھ ہے، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، سب سے بڑھ کر صحت مند کمانے والا ابا۔ ایسے میں اگر سائیکل چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہاں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اسے اپنے فیاض بندے بہت پسند ہے، وہ اپنے مہربان بندوں پر حد سے زیادہ مہربان ہے۔ اسے کنجوس، لالچی، بخیل اور چھوٹے دل کے لوگ بہت ناپسند ہیں۔ اسے تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بندوں کے کام ہیں، اس کے معلوم کی حاجت پوری کریں، اس کا درد بانٹے۔ پھر کیوں نہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں؟ صرف تھوڑی سی چیزیں دے کر رات کو چرپے پر اماں کے برابر لیٹی وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سلکی بالوں میں سراسر آتی ان کی انگلیاں بے حد سکون دے رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کا نرم و دھیما محبت بھرا لہجہ، ایک ایک لفظ اس کے سماعتوں میں رسکھولتا اس کے ننھے سے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ پورے ایک ماہ بعد میٹھے پانی کی لائن کھلی تھی۔ گھر میں پانی کی سخت تنگی تھی، گھر میں کھارے پانی کی فراہمی بورنگ سسٹم سے جاری تھی، مگر لوگ میٹھے پانی کے لیے بوند بوند ترس رہے تھے۔ پانی کی اس تنگی کو بھی یسریٰ بھابی نے وشما کے سر پر تھوپ دیا تھا، اور گیلن بھر بھر کر 2 محلے والوں کو پانی کے دنوں میں بڑا ٹینک ختم کر دیتی، اور خود ایک گھونٹ پینے کو نہیں، اور شہیدی کے جانشین ڈول بھر بھر لٹا رہی ہیں۔ یسریٰ دن کے کسی بھی وقت اس کے خوب لتے لیتی رہتی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ہر مانگنے والے کو میٹھا پانی بھر بھر دیا تھا،
क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक की बदौलत काफ़ी सहूलत रहती थी। वैसे तो रूटीन में पानी हर 15 दिन बाद आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा पाइपलाइन की मुरम्मत की वजह से काफ़ी लेट हो गया था। पूरे एक माह बंद रहने की वजह से मोटर पंप के पुर्जे जाम हो चुके थे। राहील भैया ने मोबाइल ऑयल की बोतल को झटक-झटक कर चंद कितरे बरामद किए और पंप के पुर्जों में उंडेले, मगर कोई फ़र्क न पड़ा। पुर्जों की गड़गड़ाहट और ऊपर से पानी का कम प्रेशर। ये 2 माह पहले मैं मोबाइल ऑयल की बोतल भर कर लाया था, अब ये चंद कतरे बचे हैं, कहाँ गया सारा ऑयल? पीते हो तुम लोग क्या? मारे झंझलाहट की चीख के पूछा था। मोटर पंप का शोर कानों को बेहद बुरा लग रहा था। अरे मुझसे क्या पूछते हैं? अपनी इस लाडली बहना से पूछिए ना, जो अपनी सहावत के दरिया में मोबाइल ऑयल भी बहा बैठी। युसरा ने चमक कर विस्मय की तरफ इशारा करते हुए तंज से कहा। विस्मा, कहाँ गया सारा मोबाइल ऑयल? किसे दिया था? राहेल ने संजीदगी से उसकी तरफ रुख किया। वो भाई हाला हदीजा अपनी मोटर में डालने के लिए ले गई थी। वो सर झुकाकर बदिक्कत बोली। और ये भी बताओ ना अपने भाई को कि बोतल भर लेकर ले गई थी। हाला हदीजा और चंद कतरे बचा कर ले आई। युसरा ने एक और तब तक कलस्ता जुमला फेंका। हद होती है बेवकूफ़ी की। ये भी कोई मोबाइल ऑयल देने की चीज़ होती है लोगों को? राहेल ने गुस्से से सर झटका। अरे मोटर के तेल का क्या पूछते हैं? ये तो सर पर लगाने का तेल, पकाने का तेल, घुटनों पर मालिश का तेल, हर किस्म की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। शोहर का मिजाज बरहम पाकर युसरा जलती पर तेल छिड़कने लगी थी। राहेल को विस्मा पर भी गुस्सा न आया था। युसरा विस्मा की फजूल खर्ची और बेदरीग इधर उधर लुटाने की शिकायत लगाती रहती थी, मगर वह सब कुछ इग्नोर किए रखता था, क्योंकि वो अपने मरहूम वालिदैन की तरबियत के असर को हरगिज मिटाना नहीं चाहता था। मगर इस वक्त हल्की धार से आता पानी और सप्लाई मैन की हिदायत, ठीक 2 घंटे बाद पानी बंद कर दिया जाएगा। गुस्सा आना फितरी अमर था। देखो विस्मा, तुम बच्ची नहीं हो कि घर की ज़रूरतें समझ न सको। ठीक है, कोई ऐसा गर्दन से हाथ मैंने नहीं बांध रखा, मगर तुम हयाल तो रखा करो ना। रखाई से कहती हूँ। राहील भाई ने बाइक को किक लगाई। इरादा बाजार से मोबाइल की दूसरी बोतल लाने का था। थोड़े को बहुत जानो विश्वा, तुम्हारे भाई की नाराजगी बिला वजह नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है, कुछ तो ख्याल करो। तुम्हारे अब्बा मरहूम का दौर सस्ता था, तुम 2 बहन भाई आराम से पल गई। हमारे 5 बच्चे, 1000 जरूरतें, ऊपर से तुम्हारा फर्ज अदा करना है। मेहरबानी करके जरा अपनी हमदर्दना फितरत को कंट्रोल करो। अगले घर जाकर शुख से सहावत के झंडे गाड़ना। मेरा घर तुम्हारी इसराफ पसंदी का मुतमिल नहीं हो सकता। युसरा ने गुस्से से बोलते हुए गट से दोनों हाथ उसके सामने बांध दिए, और कितनी देर भाई और भाभी के अल्फाज की तकरार साकत खड़ी विस्मा के कानों में होती रहती थी। दिन बेहद सुस्त रवैये से गुजर रहे थे। अब ना तो सुबह शाम दीवार पार से अजरा हाला विस्मया को बुलाकर कुछ मांगते, ना उनके बेटे का ऊंची सुरों में म्यूजिक बजता था, क्योंकि अजरा हाला अपने नए मकान में शिफ्ट हो गई थी। किराए के इस मकान में वो लोग साल भर के लिए आए थे। जाने से एक दिन पहले उनके घर मिलने आई। विस्मा को खूब लिपटा लिपटा कर प्यार किया था। जीती रहो, अपने घर आबाद रहो। ऐसी बख्तावर बेटी नसीब वालों को ही मिलती है। मजाल है जो कभी मुझे किस चीज़ से इनकार किया। बिला तकल्लुफ, बिला तरद्दुद में हर चीज़ मांग लेती, तो सिर्फ इस यकीन के साथ कि मुझे इनकार नहीं होगा। ऐसी फरिश्ता सिर्फ बच्ची जहाँ बसती है, उस घर पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। हालाजरा के लफ्ज़ लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी, मगर युसरा को हालाजरा का ये इल्तफ़ात एक आंख नवाया था। भाई बेचारे की कमाई इधर उधर लुटाकर नेकनामी कमाई जा रही है। ज़रा बन्नो, अगले घर जाकर मियाँ की आमदनी दोनों हाथों से उड़ाएं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। हालाजरा के जाने के बाद युसरा ने आवाज़ बुलंद अपनी खोलन निकाली थी। सिर्फ अजरा पे क्या मौकूफ, पूरा मोहल्ला ही विस्मा को दिलो जान से चाहता था। किसी की प्यारी बेटी तो किसी की लाडली बहन। मरहूम वालदैन की नेकनामी भी खूब काम आती, ऊपर से अपने गुण। विस्मा बेटा तो जनती है, इतना नेक और हमदर्द दिल पाया है कि हद नहीं। मजाल है जो माँ की तरह किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाया हो। अरे इस घर पर रहमत इसी की वजह से हैं। किसी शादी ब्याह में कुरान सालगिरह या किसी और नौयत के फंक्शन में एक साथ जमा हमसायों से इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते थे। बड़े प्यार मोहब्बत से उससे गले लगाया जाता था। महफिल में इम्तियाजी जगह दी जाती थी। क्या छोटे क्या बड़े सब उसके दिलदाता थे। ऐसे में युसरा को उससे और खोलन से बुरा हाल होता। घर की मालकिन वो थी और सारी तारीफ उसताई सारी क्या सारी विस्मा के हिस्से में आ रही थी। ना इंसाफी थी। एक तो कमायूस के शोहर के ऊपर से कंजूस, तंगदिल और बदमिजाज भी वो मशहूर थी। युसरा के ख्याल में विस्मा की मेहमान नवाजी और दरियादिली उसकी शोहरत खराब करने की जिम्मेदार थी। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ युसरा का रवैया विस्मा के साथ खराब से खराबतर होता जा रहा था। सोहे बेटा, जरा मार्केट से खीरा तो ला दो, सलाद बनाने। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे अब्बू सलाद के बगैर खाना नहीं खाते। अजरा बेगम किचन से निकलकर लाउंज में आके, जहाँ सोहेब रिमोट हाथ में लिए चैनल सर्चिंग में मसरूफ था,
कमाल है अम्मी। अब खीरा लेने के लिए इतनी दूर बाजार जाऊं? सोहेब ने कोफ्त से इन्हें देखा। जाना तो पड़ेगा बेटा, अब ये पुराना मोहल्ला तो है नहीं कि कोई चीज़ कम होने पे दीवार पार से मांग कर काम चलाऊं। कितनी प्यारी बच्ची है विश्वा, मेरी पुकार पर दौड़ी चली आती थी और चीज़ें बड़ी अपनाई से थमा देती थी। नमक मिर्च सब्जी तेल कैंची तक मांगी तो लड़की ने हंसी उसी थमा दी। असरा बेगम का लहजा आज भी विस्मा के लिए मोहब्बत से मामूर था। हाँ, वो आपकी हमदर्द और नेक दिल हमसाई बहुत बातें सुनती थी अपनी भाभी से। असरा बेगम की बात पे ज़ोएब भी कुछ याद करते हुए दिलचस्पी से बोला। कभी फुर्सत के लम्हों में दीवार के साथ लान में कुर्सी रखकर वो बैठता तो दीवार पार से आने वाली आवाज़ें उसकी दिलचस्पी तवज्जो खुद खींच लेती थी। युसरा का विस्मय की किसी न किसी बात पर खिंचाई करना, विस्मय की वजाहतें, मोहल्लेदारों के हमदर्द, किसी न किसी का कुछ मांगना, मोहल्लेदारों को नवाजने पर युसरा विस्मय को जब सुनाती तो ऐसे में ज़ोहेब के दिल में विस्मय के लिए फितरी हमदर्दी पैदा हो जाती। बेचारी को दूसरों की खातिर इतनी बातें सुनना पड़ती। अजरा बेगम से वो अक्सर बेशतर विस्मय की तारीफ सुनता रहता था, उसका सुगढ़ापा, सादगी, खूबसूरती और हर कसो नाकस के काम आना। युसरा की तंद मजाजी, कंजूसी और थड़दिली बस देखा नहीं था, वरना तो हमसायों के नाम से लेकर आदात तक से बखूबी वाकिफ हो चुका था। चलो उठो, खीरा ले आओ, अगर खाने में देर होगी तो तुम्हारे अब्बू बिला वजह बिगड़ जाएंगे। वैसे भी आजकल वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे मुझसे। अजरा बेगम कदर यासियत से बोली। क्यों, क्या हुआ हैरियत? वो चौंका। बस वही, तुम्हारी यास्मीन फूफो जहर घोल गई उनके कानों में कि मैं अपने भांजे को बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे इकलौते लाडले बेटे पर पहला हक फूफो का है। बाई को मुट्ठी में करके भतीजे को दामाद बनाना चाहती हैं यास्मीन आपा। मगर मेरे जीते जी मुमकिन नहीं कि नैना इस घर में मेरी बहू बनकर आए। जैसी माँ वैसी बेटी। कौन सा यास्मीन आपा ने मुझे भाभी वाला मान दिया जो उसकी बेटी से इज्जत मोहब्बत और हिदमत की उम्मीद रखूं? चली है मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भरने। जैसे मैं तो नन्ही सी काकी हूँ, उनके कहे में आ जाऊंगी। अजरा बेगम का लहजा जहद कड़वाहट लिए हुए था। ओ नो अम्मी, नैना नेवर, मेरे लिए सोचिएगा भी नहीं। सोहेब बुरा समूह बनाकर बोला। नजरों के सामने अपनी फुफ्फुजात नैना का सरापा लहराया था। घेरदार टॉप के साथ पिन्नियों से ऊपर तक टाइट्स, तेज मेकअप, रंगे हुए लहरिएदार बाल, नकली रंगीन अच्छे। ज़ुहैब का तो सुनकर ही जी मुकद्दर हो गया था। तो और क्या, मैं कौन सा नैना को बहू बनाना चाहती हूँ? हर वक्त तो पेस्ट्री बनी रहती है, और इधर तुम्हारी नायला आंटी यमुना के लिए खुद मुँह से कह रही हैं। सच पूछो तो मेरा दिल यमुना के लिए भी नहीं मानता। नायला ने कभी ससुराल वालों को मुँह नहीं लगाया, जूते की नोक पे सास को रखा। उनकी बेटी मुझे क्या हातिर मिलाएगी? अफसोस, आपकी कोरे मकसूद इस रुए ज़मीन पर नहीं मिलने की। माँ को मुतफक्किर देकर ज़ुहैब शरारत से बोला। खैर, ऐसा भी अंधेर नहीं मचा, अपनी भांजी लेकर मैं तुम्हारे अब्बू को नाराज़ नहीं कर सकती। और आपा यास्मीन आपा की बेटी लेकर अपनी बहन की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती। मेरा गोरे मकसूद मुझे अपने पुराने मोहल्ले में मिल गया था। खुश शक्ल, खुश इतवार और सबसे बढ़कर गनी दिल की मालिक। अजरा बेगम का लहजा मानी हेज था। मगर ये वक्त से पहले की बातें थी ना। बाद में क्या हुआ ये ज़रूर जानिएगा। कौन, किसकी बात कर रही हैं सुहेब उलझा? अरे, मैं विस्मय की बात कर रही हूँ, वही मेरी बहू बनने के लायक है, क्या नहीं है उसमें? उल्टा टपट कर पूछा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ज़हेब के मुंह से बेरब्त अंदाज में निकला था। अल्लाह नसीब बच्चे करे, अच्छा घर और बदनसीब हो जिस घर जाएगी ना, कोना कोना उछाल देगी। ऐसी बख्तावर बच्ची किसी नेक बात कोई नसीब होगी। अपने तमाम मोहल्लेदारों जानने वालों से इस किस्म की दुआया जुमले सुनकर वो जवान हुई थी। उसे गुमान तक ना था कि उसकी छोटी छोटी नेकियों का सिला इतना बेहतरीन और शानदार मिलेगा। ज़ुहैब एक बेहद मोहब्बत करने वाला, हयाल करने वाला और इज्जत करने के साथ साथ करवाने वाला शौहर भी साबित हुआ था। विस्मा उसकी मोहब्बत की फवार में पूर बीतती जिंदगी की रनाइयों से लुत्फ उठा रही थी। शादी की इब्तदाई अयाम धावते घूमने फिरने में गुजर के हनीमून के लिए मरी और शुमाली इलाकाजात का रुख किया। विश में इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाती थी कि ज़ोएब फराग दिल और हमदर्द फितरत का मालिक इंसान था। रास्ते में जहाँ कहीं कोई मांगने वाला गधा कर फराग दिली से कुछ न कुछ दे देता। न सिर्फ अपने लिए बल्कि उसके भाई भाभी और भतीजों के लिए भी खुल के शॉपिंग की थी। जिंदगी एक शफाफ, चमकीली और सबक रवि की मानद गुजर रही थी। अजरा बेगम ने किचन की जिम्मेदारियां कुली तौर पर विस्मय के हवाले कर दी थी। एक आसाइशों से भरपूर पुरसुकून होने का एहसास कितना जाँफिजा था, ये कोई विस्मय से पूछता। घर में हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद थी, मगर किसी की आमद बिल्कुल न थी। कभी कभी असरा बेगम के अजीज़ और रिश्तेदार निकलती थी। विश में उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर उठाना रखती थी। घर न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत शहर से बाहर थे, इसलिए दूर दूर तक आबाद कर नामो निशान न था। बस ज़ेर तमीर मकान ही नजर आते थे, इसलिए हमसायों का वजूद नदारत था। वो तो एक बड़े बड़े मोहल्ले से आई थी।
इतनी खामोशी, वीरानी और सुकून से उसका दिल घबरा जाता था। ज़ोएब ऑफ़िस चला जाता, उसके ससुर मताले के शौकीन थे, स्टडी में सुबह से शाम तक बंद रहते थे। ऐसे में वो रज़रा बेगम रह जाती थी, जिनके लहजे की मिठास और नरमी दिन-ब-दिन उसके लिए कम होती जा रही थी। बिश्वा समझदार थे, लहजों के लिबास बदलने से अपने तौर-तरीके का जायज़ा लेते, खुश असलूबी से फ़राइज़ के अंजाम-दही में मसरूफ़ रहती। मगर बहू थी, कहीं न कहीं गलती कर बैठती थी। पिछले इतवार रज़रा बेगम के भतीजे की बीवी अपने बच्चों के साथ बिश्वा से मिलने आ गई, क्योंकि उनकी शादी पे किसी वजह से वो ना जा सकी थी। विश्वा ने दिल लगाकर उनकी खातिरदारी की। चलते वक़्त उनकी बेटी नवेरा को विश्वा के ज्वेलरी सेट बहुत पसंद आ गया था, जो विश्वा ने कमाल फ़राख दिली और मोहब्बत से उसे गिफ्ट कर दिया था। ओह मामी जी, आप तो बहुत स्वीट हैं। नवेरा ने बेसाख्ता विश्वा का बोसा ले लिया था। मेहमान तो रुखसत हो गए, मगर विश्वा ज़रा बेगम के तेज़ोतन जुमलों की ज़द में आ गई। बहू रानी, ज़रा अपने हाथ को काबू में रखो। उसने गहने माँगे और तुमने दे दिए? क्या मिट्टी के भाव मिले थे? खाला सख्त गुस्से में थी। अरे खाला जान, उसने इतने प्यार से माँगे थे तो दे दिए मैंने, और वैसे भी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी थी वो। विश्वा वज़ाहत देने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्टिफ़िशियल होगी तो दूसरों को दे दोगी? क्या सोने के ज़ेवरात भी माँगने पर दे देती तुम? खाला का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। विश्वा बेचारी शर्मिंदा सी हो गई। अज़रा बेगम दोपहर को कैलूला करने की आदी थी। वो सोने अपने कमरे में चली गई और विश्वा किचन की तरफ चल दी बर्तन समेटने। मगर थोड़ी देर बाद एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ हर कुछ खाने के लिए माँगा। उसकी ज़ाहिरी हालत बता रही थी कि वो किस कदर मजबूर थी। बिश्मा ने देखा कि उनके पास काफ़ी बचा हुआ खाना था। उसने उस औरत और उसके बच्चों को फ़र्श पर ही दस्तरख़्वान लगा दिया और खाना खिलाने के बाद उसे अपने चंद कई बार के पहने हुए कपड़े और कुछ पैसे भी दे दिए। मगर बिश्मा की नेकी अज़रा बेगम ने गठड़ी की सूरत में उस औरत के कंधों तले दबी देख ली। बस फिर बिश्मा की शामत आ गई। देखो बिश्मा, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से जानती हूँ। तुम एक इंतहाई फ़ज़ूल खर्च, अपनी मनमानी करने वाली और दूसरों का मुँह भरने की फ़िक्र में रहती हो। मगर तुम्हारी ये मनमानियाँ तुम्हारे भाई के घर तो चल सकती थी, यहाँ नहीं। तुम्हारा ये इसराफ़ पसंदी वाला लापरवाह रवैया पिछले घर तो चल सकता था, मगर मेरे घर में हर काम मेरी मर्ज़ी से होगा। मैं तुम्हें अपने बेटे की मेहनत की कमाई यूँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दे सकती। अज़रा बेगम तंज के तीर बरसाती वापस अपने कमरे में चली गई, और जबकि विस्मय के कानों में बस यही जुमला था, पिछला घर और अगला घर।